और सबसे पहली खबर नागपुर से सामने आ रही है। नागपुर हिंसा को लेकर दर्ज कराई गई दूसरी एफआईआर में बड़ा खुलासा किया गया है। एफआईआर में दंगों की स्क्रिप्ट और मास्टरमाइंड का नाम बताया गया है। एफआईआर की माने तो फहीम खान ने लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया और लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काया। एफआईआर के मुताबिक फहीम ने 400 से 500 दंगाइयों को जुटाया। दंगाइयों ने महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी भी की है। तो पूरे मामले की जांच चल रही है और हिंसा मामले में देखिए ये जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नागपुर में हुई हिंसा का। इसका नाम है फहीम खान। कहा जा रहा है कि यही वो शख्स है जिसने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, 500 दंगाइयों को जुटाया, भीड़ इकट्ठा करके पुलिस के खिलाफ हमला करने के लिए भी उकसाया गया। तो नागपुर पुलिस की एफआईआर में हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर खुलासा हुआ है। तो नागपुर पुलिस की एफआईआर में 17 मार्च को हुई हिंसा को लेकर जो खुलासा हुआ है वो अब आपको विस्तार से हम बताते हैं। नागपुर हिंसा में पुलिस एफआईआर में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसकी माने तो एफआईआर में हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है। फहीम खान इसका नाम है। फहीम खान को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है, एमडीपी अध्यक्ष। फहीम खान ने भीड़ इकट्ठा की, दंगा भड़काने के मकसद से भीड़ इकट्ठा की गई। पुलिस के खिलाफ लोगों में अफवाह फैलाई गई। अफवाह से पुलिस के खिलाफ भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने हथियार लहराए और लोगों में डर पैदा किया। हत्या की नीयत से पुलिस पर हमला किया गया। आरसीपी दस्ते की महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ भी की गई। तो महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद आज दूसरे दिन भी 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा केस में 51 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 46 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 36 लोगों को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि 6 घायल आरोपियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। तो नागपुर हिंसा को लेकर नागपुर पुलिस के साथ एटीएस भी अब जांच में जुटी हुई है। नागपुर पुलिस के पास जांच को लेकर कुछ अनसुलझे सवाल हैं। वो सवाल क्या हैं वो आपको बताते हैं। पहला सवाल, किसके बोलने पर दंगाई जमा हुए, इकट्ठा हुए? किसी मस्जिद से फतवा जारी किया गया क्या? ये भी एक अहम सवाल है। अगला सवाल ये, किसी व्हाट्सएप संदेश पर जमा हुई भीड़, साथ ही साथ गाड़ियों की तोड़फोड़ के लिए किसने उकसाया? किसके कहने पर गाड़ियों को तोड़ा गया? दंगाइयों ने कहां से पत्थरों को जमा किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। दंगाइयों के पास पेट्रोल कुल्हाड़ी आखिर कहां से आए? तो देखिए ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसको लेकर के अब पुलिस पूछताछ आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश, फहीम खान का नाम सामने आया है और कहा जा रहा है कि नागपुर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड यही है। कौन कौन से सबूत मिले हैं फहीम को लेकर के, और जो सवाल अभी हमने बताए हैं उसमें से कितनों के जवाब हासिल करने में पुलिस को कामयाबी मिली है? देखिए, इस पूरे केस में, नागपुर हिंसा केस में एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। इसकी जो एफआईआर की कॉपी है जिसमें 51 आरोपियों के नाम हैं, इसमें फ़हीम भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से ही 3 मामले फ़हीम पर दर्ज हैं और वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ की, नागपुर की, वहाँ का एक सदस्य बताया जाता है, अध्यक्ष बताया जाता है। एक बार चुनाव भी लड़ चुका है, हालांकि उसकी जमानत जब्त हो चुकी है। एक बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस ने यह बताया है कि महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी और अश्लील हरकतें करने की कोशिश इन लोगों ने बार बार की। ये बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि पुलिस की वजह से जो है वो चादर जलाई गई और पुलिस अगर चाहती तो वो चादर नहीं जलती। हालांकि उस चादर में कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन ये अफवाह फैलाई गई कि उस चादर में कोई धार्मिक भावनाएं लिखी हुई थी। और इसी वजह से जो लोग हैं, जो मॉब है, 300 से 400 लोगों का मॉब, वो वहां पर 4 बजे शाम को जमा होना शुरू हुआ। इसके पहले एक एफआईआर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 9 नेताओं के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग 9 धाराओं में दर्ज किया जा चुका था। और ये बात इन सबको मालूम थी, फहीम को और बाकी इनके साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद इन लोगों ने हंसापुरी इलाके में और भीड़ जमा की। घातक हथियार जिसमें कुल्हाड़ी और धारदार हथियार, इसके अलावा डंडे, लकड़ी, पेट्रोल बम, ये तमाम चीजें इन लोगों ने जमा की।
कि पत्थर बड़े पैमाने पर जमा किए और वहां पर पुलिस वालों को गाली देना शुरू किया, पुलिस वालों की वर्दी पर हाथ डालना शुरू किया, जिसमें 3 डीसीपी जो है उन्हें एक डीसीपी निकेत कदम जो है उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और 2 डीसीपी शशिकांत सातो और जो दूसरे डीसीपी हैं उन पर पत्थर से हमला किया गया और इसके बाद जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया गया। तो ये पुलिस को टारगेट बनाया गया था, गाड़ियों को टारगेट बनाया गया था, कुछ खास मोहल्लों को टारगेट बनाया गया था। ये तमाम बातें एफआईआर में आई हैं। इनकी पुलिस कस्टडी 21 मार्च तक मिली है, जिसमें 36 आरोपियों को कल देर रात तक जिला न्यायालय में पेश किया गया, उनकी पुलिस रिमांड ली गई और अब इनसे पूछताछ जारी है। बिल्कुल, अभी तक जो डेवलपमेंट्स है इस पूरे केस में उसके बारे में हमारे सहयोगी जयप्रकाश हमें बता रहे थे, शुक्रिया आपका। लेकिन अभी भी फहीम खान जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे हिंसा का, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है और अब पुलिस उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। नागपुर हिंसा के दौरान पुलिस अधिकारियों और महिला कांस्टेबल्स के साथ हमला और बदसलूकी को लेकर के आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं विपक्ष ने हिंसा को लेकर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो भी महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। और जो भी सीसीटीवी सर्वेलेंस है जो ऑलरेडी हम लोग नागपुर के जब ये इंसिडेंट हुआ तभी के सब रिकॉर्डिंग्स हम ले चुके हैं। तो वहां पे पहला सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ इंटेलिजेंस फेल्योर था, या अगर इंटेलिजेंस आपके पास थी फिर भी आपने एक्ट नहीं किया तो जानबूझ के आपने वो जो दंगल हुई वो आपने करवा दी, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। वीएचपी और बजरंग दल पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इस मामले में। अबे कोई भी बंदा हो, कोई भी समाज का हो या कोई भी पार्टी या संगठन का हो, अगर वो पुलिस पे दगड़ फेंक करता है या किसी के घर के ऊपर दगड़ फेंक करता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी। कौन से संगठन के वो मायने नहीं रखता, क्या मायने रखता है कि वहाँ पे लॉ एंड सेफ्टी की सिचुएशन वहाँ पे हुई थी कि नहीं हुई थी। वहाँ पे डेफिनेटली अड़चन बहुत बड़ी हुई थी, जो वहाँ पे इन्वॉल्व थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं नागपुर में हुई हिंसा के बाद के हालात को लेकर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने डीसीपी रोहित मदान से भी बात की है। उन्होंने क्या कहा है सुनिए। सर अभी क्या स्थिति है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो क्या किन किन इलाकों में कर्फ्यू है और किस तरह की व्यवस्था अभी बरकरार है उसके बारे में सबसे। उसमें हमारे 10 पुलिस स्टेशन के एरिया में जहाँ संवेदनशील एरिया है, जहाँ मंडे नाइट को जो इंसिडेंस हुआ है वहाँ पूरे एरिया में अभी तक संचारबंदी लागू है। अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है? नहीं, अभी तक 5 से ज़्यादा एफआईआर दाखिल हुई है और 50 से ज़्यादा जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। जो बात की जा रही है कि कर्फ्यू में ढिलाई देने की, रिलीफ देने की, वो क्या आगे आज हो सकता है? नहीं, उसमें तो हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सब डिसाइड करेंगे। अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया। अभी तक की स्थिति में क्या कारण ऐसे सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से अचानक से लोग एकत्रित हुए और इस तरीके से हिंसा फैली? आपको लगता है कि क्या साजिश भी इसमें एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एंगल दिखता है आपको? नहीं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है तो नहीं बता सकता। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें तो कितने पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड हैं पूरे नागपुर के इन एरियाज़ में जहां पर कर्फ्यू जो है वो अभी फोर्स में नहीं? यहाँ है तो SRPF की 5 कंपनियाँ डिप्लॉयमेंट है, हमारे RCP के 4 यूनिट डिप्लॉयड और अलग अलग जो पुलिस स्टेशन का एक्स्ट्रा बंदोबस्त है और फिक्स पॉइंट और हमारी पेट्रोलिंग चालू है। जो इंजर्ड हुए हैं इस पूरे इंसिडेंट में उनकी अभी क्या हालात हैं? क्या किसी की डेथ होने की भी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है। कोई हमारे सीनियर ऑफिसर जो इंजर्ड थे उनको भी डिस्चार्ज मिला है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अभिजीत, हमने पूरी बातचीत आपकी सुनी। पुलिस अधिकारी ये बता रहे थे कि इस वक्त हालात जो हैं वो काबू में हैं। कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है? पुलिस बल की तैनाती अभी भी है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, जिस फहीम खान का नाम सामने आ रहा है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, कहां है फहीम?
देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर व्यवस्था है उसके बारे में बता दूं कि 11 इलाकों में जिनमें कर्फ्यू लगाया गया था उसमें कर्फ्यू बरकरार रखा गया है, कोई उसमें ढील अभी तक नहीं दी गई है। और इस वक्त मैं महाल इलाके में ही इस चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर ट्रैफिक के लिए रोकी हुई है और कोई भी वाहन का प्रवेश जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो ये चौराहा है और चारों तरफ यहाँ से रोड जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सन्नाटा दिखाई देगा, कुछ मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, उसके अलावा आगे पुलिस के वैन्स और बैरिकेडिंग ही आपको यहाँ पर हर तरफ दिखाई देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर लगातार बरकरार है और आज शाम में यानी कि जब 48 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद शाम को पुलिस शायद इस बात पर विचार कर सकती है कि उन्हें कर्फ्यू में ढील देनी है या नहीं देनी है। लेकिन इस बीच जिस मोमिन खान का नाम इसमें सामने आ रहा है, जिसको कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके पीछे कई कारण हैं कि सबसे पहले वो पुलिस के पास एक पूरी की पूरी भीड़ लेकर थाने पहुंचा था और वहां पर हिंदू संगठनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए सबसे पहले पुलिस के पास शिकायत लेकर ये पहुंचे थे। उसके साथ साथ इनके साथ भीड़ थी, भीड़ ने थाने के अंदर भी नारेबाजी की, थाने के बाहर भी नारेबाजी की और वहां पर तीखी बहस भी हुई है। उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल, ऐसे कई सबूत हैं पुलिस के पास और इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। अभिजीत, आप नजर बना रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी अपडेट इस खबर पर देने के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, बुरहानपुर से ये खबर है जहां सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो गया है। सड़क पर निकले लोग बाजार बंद करना पड़ा। विवादित पोस्ट से नाराज भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया। देखिए कितनी तादाद में लोग सड़क पर उतर आए थे। विवादित पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए 18 मार्च का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, यानी कि कल की ये घटना है जब विवादित पोस्ट को लेकर काफी हंगामा हुआ। इतना हंगामा हो गया कि भारी तादाद में लोग थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। देवेश दलाल नाम बताया जा रहा है उस शख्स का जिसने ये विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला था। तो देखिए बाल बाल बच गया है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। कल देर शाम की घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रमजान की विशेष नमाज के बाद एक वर्ग विशेष के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। ये लोग सोशल मीडिया पर विवादित धार्मिक पोस्ट से काफी नाराज थे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और विवादित पोस्ट करने वाले युवक को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम है देवेश दलाल। देवेश दलाल के खिलाफ BNS की धारा 299 के तहत FIR दर्ज की गई है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो बुरहानपुर में जो धार्मिक टिप्पणी पर बवाल हुआ और इस पूरे मामले पर बुरहानपुर के SP हैं देवेंद्र पाटीदार, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। एक वायरल जो पोस्ट थी जिसमें धार्मिक भावनाओं का आहत होने वाले संबंधी कंटेंट थे, इस बात को लेके थाने में एक FIR हुई है। FIR से पहले काफ़ी बड़ी मात्रा में वर्ग विशेष के काफ़ी लोग आकर एजिटेशन कर रहे थे, उनको समझाइश दी है और उसमें FIR की है, डिस्पर्स किया गया है। स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में, सभी लोग डिस्पर्स भी हैं, इन्वेस्टिगेशन में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ये बताइए, सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया गया देवेश नाम के शख्स की ओर से, हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। भारी तादाद में लोग सड़क पर निकल गए थाने का घेराव करने के लिए। पोस्ट में क्या था अगर बता सकें तो, और साथ ही ये बताइए कि पुलिस शांति वहां पर बनाए रखने के लिए अब क्या कदम उठा रही है। देखिए, कल शाम की ये घटना है। जो देवेश नाम का शख्स था उसने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे युवक के साथ वो बहस कर रहा था और उसी दौरान उसने धार्मिक भावनाएं पूरी तरह से आहत की एक बहुत ही भद्दी विवादित टिप्पणी उसके द्वारा की गई, जिसके बाद बवाल बढ़ा। चूँकि रमज़ान चल रहे हैं, जितने भी मुस्लिम लोग थे उन्होंने शाम की नमाज अदा की और उसके बाद जब वो बाहर आए उन्होंने ये पोस्ट देखा और एक तरह से एक प्रदर्शन होने लगा। दुकानें वहाँ पर बंद की गई, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए और उस लड़के पर कार्रवाई की मांग पुलिस से होने लगी। अच्छी बात यहाँ पर यह रही कि पुलिस ने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से और तत्परता से लिया, यानी कि किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई कि इसमें अगर देरी होती तो शायद बुरहानपुर की आज स्थिति कुछ और होती, वहाँ पर भी दंगा फसाद हो सकता था। मगर पुलिस तुरंत पहुँची, उन लोगों से बातचीत की और वो जो कार्रवाई की बात कर रहे थे कि उस जो आरोपी है जिसने इस तरह का पोस्ट लिखा है, विवादित पोस्ट लिखा है, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया
कुल मिलाकर जो दूसरा पक्ष था उससे पूरी तरह से संतुष्ट किया अपनी कार्रवाई से। तो एक बुरहानपुर पुलिस की हमें ज़रूर सराहना करनी होगी कि उन्हें एक बड़ा दंगा या बड़ा विवाद होने से बचा लिया, क्योंकि जिस तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे दुकानें बंद हो चुकी थी। और बुरहानपुर में ही चूंकि छावा फिल्म का असर हम देख रहे हैं जिस तरह से चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही कि जो गुस्सा है वो लोग निकाल रहे हैं, बुरहानपुर से भी इस फिल्म का कनेक्शन था। फिल्म में दिखाया भी गया है कि किस तरह से बुरहानपुर को जला दिया जाता है, वहाँ औरंगजेब आता है। अभी हमने खजाने की भी तस्वीरें देखी थी कि लोगों को ऐसा एक अफवाह फैली। तो ये सारी की सारी चीजें थी, कुल मिलाकर एक बड़ी घटना हो सकती थी। पुलिस बिल्कुल, बुरहानपुर को जलने से पुलिस ने बचा लिया। समय रहते भीड़ को समझाया गया, जो आरोपी था उसे पकड़ा गया, तब जाकर के भीड़ शांत हुई। शुक्रिया आपका शुभम, पूरी जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, यूपी के मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आई है। सनसनीखेज वारदात मेरठ में हुई है। मेरठ में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। लंदन से मेरठ लौटे पति की हत्या कर दी गई। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की गई। हत्या के बाद पति के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए गए। शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। हत्या के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मेरठ से शिमला घूमने चली गई आरोपी। तो मेरठ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। जानकारी जो मिल रही है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस महिला ने अपने पति की हत्या की। लंदन से मेरठ लौटा था पति और बहुत ही क्रूर तरीके से उसकी हत्या की गई। पहले तो बेरहमी से उसे मारा गया और उसके बाद शव के 15 टुकड़े कर दिए गए। टुकड़े को ड्रम में डाल दिया गया और उसके ऊपर से सीमेंट भर दिया गया। हत्या के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मेरठ से शिमला घूमने निकल गई महिला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और देखिए, पता चला है कि ये जो शख्स जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सौरभ इसका नाम बताया जा रहा है। और एक महिला की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही महिला है जिसके ऊपर अपने पति के मर्डर का आरोप है। यूपी के मेरठ से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सौरभ कुमार की हत्या को लेकर मेरठ के एसपी सिटी आयुष सिंह ने क्या बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा इन्वेस्टिगेशन पर, सुनिए। के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, सौरभ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। सौरभ नेवी में काम करते थे। जब वो लंदन से वापस अपने घर लौटे तो उनका मर्डर कर दिया गया। सौरभ कुमार मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले थे। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और अभी लंदन में उनकी पोस्टिंग थी। सौरभ कुमार 24 फरवरी को ही अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आए थे। घर पर पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पति के शव को 15 टुकड़े किए और एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए शिमला मनाली चली गई और सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीर लगातार पोस्ट करती रही। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुस्कान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। परिवार के मुताबिक सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज की थी। और मेरठ में मुस्कान ने जहां अपने पति सौरभ की हत्या की, वहां TV9 की टीम भी पहुंची। ग्राउंड जीरो से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में जिस बेरहमी से सौरभ सिंह राजपूत की हत्या की गई, उससे वाकई इलाके के लोग भी हैरान हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि किस तरह से एक पत्नी अपने पति के इतना ब्रूटल मर्डर कर सकती है, पति के लाश के टुकड़े कर सकती है। इस वक्त इलाके के लोग, पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पता लगा आपको जब ये हत्या हुई, पुलिस यहाँ पर पहुंची तो? भैया कुछ नहीं पता, जब पुलिस आई जब ही पता चला हमें तो। अच्छा, कि ऐसा हो गया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो गया होगा। कभी आपने जो आरोपी था साहिल, उसको आसपास ये घर पे आते जाते देखा था? हाँ, वो सुबह शाम में आता था ऐसे ही। कभी कभी सुबह 7:30 बजे, कभी दोपहर में, कभी शाम को 2-3 बार ही आता था। क्या बताता था रिश्ता, कोई कौन है क्या है? सुना था ऐसा कि भैया बताती है, पता नहीं भैया क्या था। पति जब यहाँ रहता था तो देखा किसी को आते जाते? को भी नहीं देखा मैंने, तो आज फोटो में देखा अखबार में। वो निकलते ही नहीं थे, पति तो कम आता था ना, वो कहाँ आता था यहाँ पे। तो ये जो मुस्कान थी, लोग आप लोगों से बातचीत करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
नमस्ते, दुआ सलाम? ना ना, कोई मतलब नहीं उसे, अंदर ही रहती थी वो। अंदर ही रहते थे। जब पता लगा इस तरीके से मर्डर हुआ, पुलिस आई है, आपके पड़ोस में कत्ल हुआ, कोई बदबू आई, क्या आप लोग इस बारे में सोचते हैं? उसने जब टुकड़े करके उसके ऊपर सीमेंट ही डाल दिया, जमाई दिया, तो बताओ कहाँ से बदबू आएगी उसमें? साजिश तो देखो कैसी करी है, सीमेंट बताओ डाल दिया, घोल के, हद हो गई। देखिए, ग्राउंड जीरो से पुनीत की आपने रिपोर्ट देखी और इस वक्त पुनीत हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए हैं। पुनीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए इस पूरे मर्डर के बारे में। पुलिस ने जांच में क्या मुस्कान और उसके साथी को पकड़ लिया है? कहां तक पहुंची है जांच? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके साथी साहिल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उन लोगों ने 4 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की थी। पहले चाकू सीने पर मारा, उसके बाद उसके 15 टुकड़े किए और उसके बाद पानी के ड्रम में रखा और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। इस वक्त मेरे साथ आरोपी मुस्कान के पिता प्रमोद मौजूद हैं। प्रमोद जी, कैसे पता लगा आपको इस पूरे मामले में हत्या के? मेरी बेटी 4 बजे घर पे आई थी 18 तारीख को, उसने नहीं बताया था। क्या बताया था उसने? किस तरीके से मर्डर किया, क्या बताया? कि पापा मैंने उसे मार दिया है अपने दोस्त के साथ मिलके और ड्राम में बंद कर दिया है सीमेंट डाल के। क्यों मारा, किस लिए मारा, किस तरीके से मारा, कैसे बाथरूम में ले गए? मत इस चीज के लिए मत करिए, आप ठीक। बस जो हमने, देखो, हमें जो देनी थी स्टेटमेंट हम पुलिस वालों के आगे दे चुके हैं, ठीक है, और वो दुनिया को भी पता है इस चीज की। नहीं, आप बस एक ये आखिरी बार किस तरीके से मर्डर हुआ ये बताइए। जी, उसने ये बताया कि मैंने खाने में कुछ उसे नशीली दवाई दी और जब वो नशे में हो गया तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया। उसने आकर उसके पहले सीने में चाकू मारा और उसके बाद उसे बाथरूम में ले गया खींच के और उसको टुकड़े कर दिए। अच्छा, आप क्या सज़ा कह रही हैं? आपने बेटी के लिए आप सज़ा की मांग कर रही हैं, क्या कह रही हैं आप इस पर? मैं चाहती हूँ उसे फांसी हो। ये मेरे मन को पता है कि कौन गया है। वो अपने मम्मी पापा से, जब से उससे शादी हुई थी शूबी से, वो अपने मम्मी पापा से इतना अटैचमेंट नहीं थे जितना हमारी फैमिली से थे। इस लड़की ने एक हीरे जैसे लड़के को मर्डर कर दिया। हमें उसका दुख बहुत है, इसका नहीं है शूबी का। भगवान अगर चाहे इसने जी मर जाएगी, भगवान अभी से फांसी ही होनी चाहिए, हम चाहते हैं। उसने हीरे जैसे लड़के की वो करी है, हम बोलने लायक नहीं है। हमें मालूम है कि हम कितना परेशान है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। नशे का शौक कराने लगा था ये साहिल आपकी बेटी? 2 साल से करवा रहा था उसे नशे। किस तरीके के नशे दे रहा था? इंजेक्शन वाले, सुल्फ जो सिगरेट में पीते हैं भरकर वो, और ड्रग्स भी दे रखी है। वो सब उसमें आ जाएंगे जब हम खुद जानना चाहते हैं कि उसे कौन कौन से नशे दिए, क्योंकि हमारे जैसे खानदान में दूर दूर तक ऐसे कोई काम नहीं हुए। उस लड़की को नशे में ही करवाया है। हम उसे फोर्स करते रहे कि वो हमारे साथ रह ले। उसका आदमी के साथ नहीं रहती थी, वो मतलब अपनी सास के साथ नहीं रहती थी। इसने और मैंने उसे फोर्स कहा कि तू हमारे पास रह ले, पीयू को लेके। नहीं मानी। हमने दामाद को भी कहा कि तुम फोर्स करो इसे, हमारे संग रहेगी, हमारी रिगनारी में रहेगी। लेकिन वो उसके प्यार में इतने अंधे थे ना, ब्लाइंड लव करते थे, जैसा वो कहती थी वही करते थे वो। अच्छा, इतना क्यों, कुछ बताया उसने? वजह क्या बताई? वजह ये बताई है जी उसने कि मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि अर्जु ये रहेगा तो हमें नशे नहीं करने देगा। आप वजह ये बताइए। नशा करने के लिए? हाँ, नशा नहीं करने को मिलेगा अर्जु ये रहेगा तो। साहिल ने और क्या मुस्कान ने शिमला में जाके शादी भी कर ली थी? ये हमें नहीं पता। ये चीज़ नहीं पता हमें तो जब भी उसने फ़ोन करा शिमला से, अकेले दिखती थी, हम उससे बार बार पूछते थे। हमारी फ़ोन पे सारी चैटिंग भी है कि बेटा सौरभ कहाँ है, सौरभ से क्यों नहीं बात करवा रहे। तो हमसे यूँ कहती थी, मम्मी वो होटल में खाना लेने गए हैं, बाहर पार्टी में गए हैं, नीचे होटल में गए हैं, डिस्को में, इस तरह से कहती थी और हमें टरका देती थी। तो अब आपने उससे किस तरीके से पूछा? शक कहाँ से हुआ आपको? और पुलिस के पास आप खुद ही लेकर के गई? शक नहीं हुआ, ये आके जब ये 18 तारीख को ने 12 बजे हमें फ़ोन करा, वीडियो कॉल करी अपनी बेटी से बात करने के लिए कि मम्मी बेटी से बात करवा दो। मैंने पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी उसके बात करते करते। मैंने कहा बुलबुल वो शुभी कोई सौरभ से लड़ाई हुई है बेटा, क्या बात है बता, हम दोनों को समझाएंगे, तू भी आ जा, सौरभ को भी लिया। तो उसने कहा कि हाँ मम्मी हुई है, मैं आपको आके बताती हूँ। मैंने कहा आ रही है? कह रही हाँ। तो हमारी जब 12-1 बजे बात हुई थी तो ये 4 बजे आई। इन्हें 4 बजे आके हमें बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। पहला चाकू किसने मारा आपको बताया? पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने पहला चाकू मारा। उसने ये नहीं बोला, हमें ये नहीं पता। उसने नहीं बोला, बस उसने ये बोला है कि मैंने पहला चाकू उसके सीने में मारा था, उसके बाद हम घसीट के उसे वहाँ ले गए थे, फिर उसका गला काट दिया। अच्छा, ये बोला। ड्राम पहले से लेकर के आए थे? ड्राम बाद में लाए।
ड्राम बाद में लाए, बाद में लाए होंगे ऐसे, हमें ये उनकी ड्राम बाद में लाए हैं मिस्ट्री जो की नहीं उन्होंने पता। बोला। ये मिस्ट्री की क्या है वो नहीं पता हमें। अच्छा, उसने कुछ बताया कि मर्डर की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोलती थी ना, 2 साल से वो अलग पड़ी रहती थी। सब जानते हैं कि उसकी बच्ची को हमारी बच्ची कहते हैं सब। हम भी यहाँ पे 1.5 साल से अभी शिफ्ट हुए हैं, हम पहले अभी ने खरीदा है मकान, ये 1.5 साल हो गया खरीदे हुए। तो यहाँ पे सब पीयू यहाँ रहती है, तो वो हमारी बेटी समझते हैं, वो भी नहीं आती यहाँ पर। साहिल रोजाना उसके घर जाता था? ये हमें नहीं पता, ये ये उसके मकान मालिक और कोई बता सकता है। जब उसके घर में कौन आ रहा है, हम नहीं जाते थे उसके घर में। जब बच्चा कोई हमसे मतलब नहीं रख रहा, उनने शादी अपनी मर्जी से करी, वो हमारे साथ रह नहीं रही, अकेले रहना चाहती है, तो हम उससे ज्यादा क्यों बोलें। तो ये नशा कब से कर रही थी, लगभग कितने? ये सौरभ जब से गए हैं तब से करने लगी होगी। सौरभ 2 साल से गए हैं, 2 साल से तब से करने। अच्छा, इसने बताया कि हत्या के बाद कोई पछतावा इस मुस्कान को? नहीं है वो, बस यूँ कह रही है मेरे से प्यार बहुत करता था। अच्छा, लेकिन पछतावा नहीं मारने का? राक्षस है, राक्षस है, और नशे ने राक्षस बना दिया उसे, नशे ने बनाया है, ऐसी नहीं थी। मुझे माइंड डिस्टर्ब लग रहा है अपनी बेटी। और हाँ, वो पागल लग रही है दिमाग से, नशे से पागल हो गई, क्योंकि वो अजीब अजीब बातें कर रही है। वहाँ पे पुलिस थाने में बोल रही थी कि किसने मरवाया, मेरे माता ने मरवाया, माता माता बोल रही है मेरे पे, माता कान में कह के गई मार दो। अजीब अजीब सी बातें कर रही है, पता नहीं वो नाटक कर रही है या पागल हो गई है नशे से, वो तो केवल मेडिकल रिपोर्ट ही बता पाएगी। आप अपनी बेटी को गुनहगार मानते हैं? हाँ हाँ जी, पूरा 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 मार पूरा। उसे जीने का हक ही नहीं है। फांसी देनी चाहिए ऐसा। नहीं, हक नहीं है उसे जीने का। नहीं, फांसी मिलनी चाहिए कोर्ट से। मैं कहती हूँ इस बात को लिए, मैंने उसे पैदा करा है कि मिलनी चाहिए उसे, फांसी ही मिलनी चाहिए। एक बच्चा गया है, किसी का जवान बच्चा, मेरा बच्चा भी जाएगा तो मैं अभी दुनिया इधर से उधर कर दूंगी। उसकी माँ, उसका भाई जो भी कर रहा है सच कर रहा है, सही कर रहा है। उस लड़की को मरवा देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए उसे। ये प्रमोद जी हैं, लड़की के पिता हैं। माँ दोनों रो रहे हैं आपके सामने, जो उनकी बेटी ने किया है उस पर फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कोर्ट फांसी नहीं देगा तो ये खुद उसको मार देंगे। तो इस तरीके से इतना गुस्सा है कि मेरठ की खौफनाक वारदात वाकई में बताती है कि 7 फेरों के 15 टुकड़े कैसे कोई अपनी पत्नी अपने पति की कर सकती है। बिल्कुल पुनीत, बेहद चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, और जो आरोपी मुस्कान है उसके माता पिता ही ये मांग कर रहे हैं कि जो घटना और जिस तरीके से मर्डर उसने किया है उसे फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका पुनीत इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते और अब खबर है लालू यादव से। ईडी की पूछताछ से जुड़ी हुई लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव से पूछताछ चल रही है। पटना के ईडी ऑफिस में ये पूछताछ हो रही है। 13 महीने बाद ईडी के सामने फिर से पेश हुए हैं लालू यादव। कल राबड़ी और तेज प्रताप से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की थी। तो देखिए, कल पूछताछ हुई थी राबड़ी देवी और तेज प्रताप से, और आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। पटना के ईडी दफ्तर में ये पूछताछ चल रही है। लैंड फॉर जॉब का पूरा मामला है जिसमें लालू यादव और उनके परिवार से कई सवाल ईडी की टीम पूछ रही है। पटना के ईडी ऑफिस में फिलहाल लालू यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। 13 महीनों के बाद एक बार फिर से ईडी अब इस पूरे केस को लेकर कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए लालू यादव और उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। कल भी पूछताछ हुई थी, कल हुई थी राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ। तो लालू यादव से पूछताछ के बारे में तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। तो लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी केस में लालू परिवार मुश्किल में है। ईडी इस मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ हुई थी। कल राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी और तेज प्रताप यादव से भी 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई है।
और रुपेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर अपडेट के साथ। रुपेश, कल 4 घंटे लालू यादव से पूछताछ आज लालू यादव से हो रही है, कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई। कब से ईडी की टीम सवाल पूछ रही है लालू यादव से और कुछ पता चल पाया है कौन कौन से वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक ईडी की टीम को नहीं मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल लगभग 11 बजे लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुँचे थे और पिछली बार आज से 13 महीने पहले जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई थी उस वक्त 8 घंटे पूछताछ तेजस्वी यादव से और लगभग 10 घंटे पूछताछ लालू प्रसाद यादव से हुई थी। और इस बार भी सवाल लगभग वही हैं, किस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो कैसे नौकरी के बदले ज़मीन का आरोप है। सीबीआई ने जो चार्जशीट किया है 77 लोगों के खिलाफ, उसमें कई सरकारी अधिकारी हैं और लालू प्रसाद यादव का लगभग पूरा परिवार है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें पूरे परिवार का नाम है। तेज प्रताप यादव शुरुआती कई केसेस हुए हैं जिसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उस मामले में तेज प्रताप यादव भी हैं। तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ हो गई, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, 4-4 घंटे कल दोनों से पूछताछ हुई है। और सवाल वही है कि ये जो ज़मीन है वो ज़मीन कब लिखवाई गई, किसके नाम लिखवाई गई और कैसे इनके नाम पर ट्रांसफ़र हुआ, किस तरीके से एके इन्फो सिस्टम, जो एके इन्फो सिस्टम नाम की कंपनी है, जो अमित कत्याल लालू प्रसाद यादव के परिवार के बेहद करीबी उनकी कंपनी, और उस कंपनी का किस तरीके से ज़मीन लिखवाने के बाद से कैसे पावर होल्डिंग, 100% पावर होल्डिंग लालू परिवार के नाम कैसे किया गया, ये जो सवाल हैं, इन्हीं सवालों को लेकर के पिछली बार भी पूछताछ हुई थी और इस बार भी लगभग वही सवाल हैं। और उन सवालों का वेरिफिकेशन तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, राबड़ी देवी ने क्या कहा, पिछली बार तेजस्वी यादव ने क्या कहा, उन सभी सवालों और उनके जवाबों का मिलान एक तरह से कहें तो ईडी कर रही है। हालांकि इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि चूंकि इस वर्ष बिहार में चुनाव हैं और चुनाव है इस वजह से ये पूछताछ फिर से हो रही है। आरजेडी की बड़ी संख्या में आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सियासी मसला है। नहीं, सियासी मसला तो है ही, 101% है। इसके पहले ईडी कब पूछताछ की थी, जब लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव आ गया है तो फिर अभी ये पूछताछ कर रही है। लालू परिवार को किस प्रकार से उलझा दिया जाए कि वो चुनाव प्रचार किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जितना हमको उलझाएंगे हम उतना मजबूत होंगे और मजबूती से सरकार बनाएंगे। ईडी सवाल पूछ रही है, सीबीआई चार्जशीट कर चुकी है इस मामले में, राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर के यहाँ तक जमानत का मामला भी है, फिर इसमें सरकार बनाने और राजनीति कहाँ से आती है? देखिए, सरकार का किस तरह से खेल चल रहा है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में अजीत पवार के संबंध में क्या कहा था, देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, और कहा था एनसीपी का मतलब नेशनल करप्ट पार्टी। और 5 दिन बाद आपने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया और जो कहते थे चक्की पिसिंग वो अपने बगल में बैठा के उनकी तारीफ कर रहे हैं। और सबको पता है कि जो भ्रष्टाचारी थे वो इनके वॉशिंग मशीन में जाते ही सदाचारी और शिष्टाचारी हो गए। जिन ज़मीनों को, पटना की किस ज़मीन को सीबीआई ने सील किया है, जहां पेट्रोल पंप बनना था, जिसमें मिट्टी भरने का काम चल रहा था, उसके बाद से महुआ बाग की ज़मीन, जिन ज़मीनों को सीबीआई ने सील करके रखा है, क्या वो मामला नहीं है? देखिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं, मामले सारे न्यायालय में हैं और न्यायालय में जो मामले हैं तो उससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह का बात करते हैं और किस तरह की बातें उनके माध्यम से की जाती है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है ना कि कहीं ना कहीं। जी रुपेश, चलिए आप अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं, समय की थोड़ी कमी है इसलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुपेश, आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि अब क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव प्रचार ना करने दिया जाए, उलझा कर रखा जाए आरजेडी को, लालू यादव को, इसलिए उनके परिवार से एक बार फिर से ईडी की टीम इस पूरे केस में पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ रहे हैं और देखिए दिल्ली एनसीआर से खबर है, जहां फ्लैट मिलने का कई सालों से इंतजार कर रहे घर खरीदारों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स और बैंकों के गठजोड़ पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम इस गठजोड़ की सीबीआई से जांच करवाएंगे। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर्स और बैंकों के गठजोड़ से हजारों लोग रो रहे हैं, हम इस गठजोड़ की जड़ तक जाएंगे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हजारों फ्लैट खरीदार सालों से अपने सपने के घर का इंतजार कर रहे हैं। एनसीआर में बिल्डर्स की मनमानी का सबसे ज्यादा शिकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की बुकिंग करने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब खरीदारों की परेशानी को दूर करने की दिशा में सख्त कदम उठाने की बात कही है। 2 हफ्ते में सीबीआई को जांच का रोड मैप बनाने को कहा गया है और अगर समय सीमा में घर देने के अपने वादे बिल्डर पूरा नहीं करते हैं तो कड़े नियम बनाने की जरूरत है, यह भी न्यायालय की ओर से कहा गया है।
और पीयूष पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते। पीयूष, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिल्डर्स की मनमानी को लेकर? बिल्कुल अंजलि, देखिए जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है उसको लेकर के ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि बिल्डर और बैंक और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है तो ऐसे में बायर अपनी किस्तें चुकाता रहता है, लेकिन जो जिस जमीन पर पूरा भवन बनना है या बिल्डिंग बननी है वो बनती ही नहीं है, और जो 10%, 20%, 30% इस तरीके से जो फ्लैट के हिसाब से, यानी कि एक मरला बनेगा तो 10% देना होगा बायर को, जबकि दूसरा बनेगा तो 20% देना होगा। इस तरीके से जो किस्तें जाती हैं वो किस्तें तो जा रही हैं, लेकिन जो बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है वो बिल्कुल नहीं हो रहा, और ऐसे तमाम बिल्डर्स जो है वो इंसॉल्वेंसी में चले जाते हैं, खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं, और अंततः बायर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और वो बायर्स फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और यही वजह थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तमाम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि 2 हफ्ते में वो ये बताए कि किस तरीके से वो जांच करेगी और क्या प्रस्ताव उसका होगा, किस तरह का रोड मैप होगा। इसके अलावा जो न्याय मित्र होते हैं यानी कि अमाइकस क्यूरे, उनको सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव जैन को अमाइकस क्यूरे नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी इस पर सीबीआई को राय लेने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस मामले में जो बायर्स हैं उनके आंसू तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके मामले को हम यहाँ एड्रेस कर सकते हैं और उन्हें न्याय दिला सकते हैं, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में काफी सख्त है। और अब देखना ये होगा कि 2 बहुत हफ्ते ही बाद जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और कहा है कि तय सीमा पर ही जो वादा किया गया बिल्डर्स की ओर से उसी सीमा के अंदर बायर्स को फ्लैट देना होगा, वरना कड़े नियम बनाए और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए बिल्डर्स और बैंक के गठजोड़ पर। शुक्रिया आपका पीयूष पूरी जानकारी देने के लिए।